हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरी हाउ वीडियोस। माय नेम इज नितिन। तो आज हम चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे ऑफ क्लास 10। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं और पॉलिनोमियल्स के बारे में सब कुछ देख लेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल देखते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज एन एक्सप्रेशन इन विच देयर आर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। पॉलिनोमियल्स क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझ सकते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता है 3x + 2 को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। 3x² + 2x + 4 को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। 3x³ + 2x² + 4x + 5 को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं और ये लिस्ट ऐसे चलती रहेगी। इन सारों को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और दो कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल है और कांस्टेंट है, वेरिएबल है और कांस्टेंट है। तो ये सारे ही पॉलिनोमियल है। डिफरेंस है कि इसमें x की जो डिग्री है, जो हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में भी पढ़ा था, x की डिग्री 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें x की डिग्री 2 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें x की पावर 3 है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में ऐसे हम आगे x की पावर बढ़ाते रहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हमारे पास आते रहेंगे। आपको हमेशा ये याद रखना है जिसमें एक वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। अब इसमें 1 वेरिएबल है, तो ये 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया। अब y भी हो सकता था यहाँ पे, तो ये 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो सकता था अगर यहाँ पे y हो जाता था। बाकी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको समझ आ गए होंगे। तो 3 टाइप के पॉलिनोमियल है। और अब आगे हमें क्या पढ़ना है? अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था, 9th में हमने देखा था कि हमने लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व करा था। हमने लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व करा था और उसके सॉल्यूशन देखे थे। तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन देखे थे। अब सॉल्यूशन जैसे एग्जांपल में समझाता हूं। जैसे हमने ले लिया y = 3x + 2। अब ये एक इक्वेशन है जिसमें हमारा y है, या फिर हम इसको फंक्शन ऑफ x ले सकते हैं, क्योंकि fx क्या है? x का फंक्शन है 3x + 2। तो पॉलिनोमियल 3x + 2 क्या है? x का फंक्शन है। अब हमें इसके सॉल्यूशन देखने, अब हमें इसके सॉल्यूशन बताने, तो हमें इसके सॉल्यूशन बताने के लिए हमें fx को पुट करना पड़ेगा = 0। अगर हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप और आप उसको जीरोस भी बोल सकते हो। तो एक चीज सबको याद रखनी है कि जीरोस और सॉल्यूशन एक ही चीज होता है। जीरो और सॉल्यूशन एक ही चीज होता है। अगर आपको निकालने के लिए बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, या फिर आपको बोलेंगे जीरोस ऑफ द एक्सप्रेशन, तो एक ही चीज होता है। तो हमें पता है कि हमें fx को 0 पुट करना है और 3x + 2 को 0 पुट करके हमारा x -2/3 आ जाएगा। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल सकते हो, या फिर ये आप इस इक्वेशन का 0 बोल सकते हो। तो ये हमने बेसिकली 9th पे पढ़ा था, हल्का से मैंने रिवाइज करा दिया कि कैसे हम एक सॉल्यूशन या 0 निकालेंगे लीनियर का। बाकी हमने पॉलिनोमियल जो क्वाड्रिक थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, उसके भी हमने देखे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमने पढ़ा था कि उसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिट देखा था, और भी हमारे पास डिवीजन मेथड भी है उसमें करने के लिए। तो अलग अलग मेथड हमने क्लास 9th में पढ़े थे। अब आगे देखते हैं। हमने जीरोस डिग्री देख ली, जो हमारी इस बार इंपॉर्टेंट थी, हमने जीरोस देख लिए। अब क्लास 10th में हम क्या अलग पढ़ेंगे? हमने 9th क्लास में ये भी देखा था कि लीनियर इक्वेशन जो होती है, उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं, उसका एक रिलेशनशिप होता है उसके कोफिशिएंट के साथ। तो अगर हमने लीनियर इक्वेशन में देखा था कि एक इक्वेशन होती है, उसका रिलेशनशिप होता है उसके कोफिशिएंट के साथ। तो जीरो और जीरोस या फिर सॉल्यूशन का रिलेशनशिप देखा था हमने उनके कोफिशिएंट के साथ। तो क्लास 9 में हमने देखा था कि जीरो और सॉल्यूशन का रिलेशनशिप है उनके कोफिशिएंट के साथ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है। हमने 9th क्लास में देखा था कि लीनियर इक्वेशन का
रिलेशनशिप है जीरोस का उसके कोफिशिएंट के साथ। अब इस क्लास में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रिलेशनशिप होता है या नहीं होता। तो सबसे हम पहले क्वाड्रेटिक एक जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी लिख सकती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे हम x और a की वैल्यू चेंज a और b और c की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती रहेगी। अब इस चैप्टर में हमको दो जैसे अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अब इसमें हमने देखना है कि इसमें डिग्री क्या है। सबसे पहले 2 डिग्री है तो डिग्री 2 है इसकी, ये पता होना चाहिए, और डिग्री 2 है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में हमने देखा था एक सॉल्यूशन आया था। अब अगर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि नंबर ऑफ डिग्री, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ डिग्री होगी उतने एटमोस्ट सॉल्यूशन आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर 1 डिग्री होगी, अगर एक लीनियर इक्वेशन होगी तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, एटमोस्ट उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, एक सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो इसके एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। और एक क्यूबिक सॉल्यूशन होगा, एक क्यूबिक एक्सप्रेशन होगा तो उसके एटमोस्ट 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये याद रखना है कि नंबर ऑफ डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एट द मोस्ट इतने सॉल्यूशन तो हो सकते हैं, बाकी उससे कम तो हो ही सकते हैं। अब जैसे इसमें 2 x की पावर 2 है तो उसमें एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन तो होंगे, एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन तो होंगे। अब इसके 2 जीरोस भी हो सकते हैं, 1 जीरोस भी हो सकते हैं। 1 जीरोस कब होते हैं, जब दोनों सॉल्यूशन इक्वल हो, जब दोनों सॉल्यूशन इक्वल हो तो 1 जीरोस होते हैं। और उसके बाद कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि वो रियल नहीं होगा। वो हमने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब आप 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो उसमें हम देखेंगे कि जो तीसरा सॉल्यूशन होता है, जब जीरो सॉल्यूशन आता है तो वो नॉट रियल, रियल सॉल्यूशन नहीं होते तो वो जीरो सॉल्यूशन दिखाता है। इमेजिनरी सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, है ना। इमेजिनरी आयोटा के फॉर्म में आएगा, क्लास 11th में देखेंगे। अभी आपको ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना। तो इतना याद रखना है अभी जो जो बेसिक चीज पढ़ाई है कि जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस या सॉल्यूशन होंगे, एटमोस्ट उससे कम भी हो सकते हैं। तो हमने लीनियर का देख लिया और क्वाड्रेटिक का भी देख लिया। एटमोस्ट मैंने आपको जनरल टर्म भी बता दी क्वाड्रेटिक की, हमने जनरल टर्म भी देख ली क्वाड्रेटिक की। वो क्या है, fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल टर्म देख ली है। अब हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके हम जीरो। सो एटमोस्ट मैंने बताया कि एटमोस्ट इसके 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब 2 जीरोस हो सकते हैं। अब हम उन दोनों जीरो को मान लेते हैं अल्फा, जो हमारी एनसीईआरटी में मान रखा है। एक बार आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी ही आपकी बाइबल है, भगवत गीता है और कुरान है। मैंने भी जब 11th 12th और 10th में पढ़ा था तो एनसीईआरटी के ऊपर मेरा ज्यादा फोकस था। और एनसीईआरटी अगर आप कंप्लीट भी करोगे पूरी और एनसीईआरटी को ही रिवाइज करोगे तो आपके 80% मार्क्स तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं। बाकी 20% जो थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं वो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मार्क कराता रहूंगा आफ्टर एवरी क्लास। तो अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब आपको मैंने बताया कि उसका सॉल्यूशन, जीरो और सॉल्यूशन का मतलब मैंने अभी बताया भी था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अल्फा और बीटा हम मान लेते हैं, लेट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमें देखना है कि अल्फा बीटा का a b c उनके कोफिशिएंट के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट के साथ कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक 2 रिलेशनशिप है हमारे पास जो हमें याद रखनी है, जो हमें पेपर क्वेश्चन में एक्सरसाइज सेकंड में सॉल्व करने के लिए हेल्प आएंगे। एक तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा याद रखना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय बी जो x का कोफिशिएंट है और a जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। ये पहला रिलेशनशिप है, आपको याद रखना है। किस किस का रिलेशनशिप है ये, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल विद द कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन को। इस एक्सप्रेशन पे जो कोफिशिएंट है ए बी उन दोनों का रिलेशन है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। जीरोस मतलब सॉल्यूशन है इसके,
इस एक्सप्रेशन के। अब दूसरा देखते हैं अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस सी बाय माइनस अल्फा बीटा होता है सी ए, तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा सी बाय ए, तो अल्फा में देखने सी बाय ए हो जाएगा, अल्फा बीटा हमने देखा है कि सी बाय ए हो जाएगा। जब हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाय ए हमारा आंसर आता है, तो अल्फा बीटा हो जाएगा सी बाय ए, तो ये भी हमें याद रखना है। इसमें क्या करा है हमने, मल्टीप्लीकेशन करी है जीरोस की और हमारा आंसर आया है सी बाय ए। तो हमने देख लिया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी हो गया और अल्फा बीटा क्या हो गया, सी बाय हो गया। अब इनके क्वेश्चंस हम थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा वापस आते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और इसके बारे में और स्टडी करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको देता रहूंगा साथ साथ कि जैसे अगर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे, जनरल इक्वेशन इसकी, तो मैंने आपको बताया इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री है, तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब आपको मैं इसके, अभी तो मैंने आपको इसके बताया कि हमको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका ज्योमेट्रिकल। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक जीरोस हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम ग्राफ की हेल्प से ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री की हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब आपको वो दिखाएंगे कि कैसे हम ज्योमेट्री देख के सॉल्व कर सकते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अब हम देखते हैं। तो अब इसमें fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब 3 केस होते हैं, केसेस कितने होते हैं, 3 केसेस होते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि या तो मैंने अभी आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं 2, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं 2, या तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं 1, जिसमें दोनों इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, या फिर हो सकते हैं इसके 0 सॉल्यूशन। तो डिग्री 2 है, एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं और एक सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें सॉल्यूशन सेम रहेगा और 0 सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप ax प्लस bx प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक बार हम ज्योमेट्रिकल देखते हैं कि इसका कैसा, क्लास 12th में आप पढ़ोगे एक चीज कर्व ट्रेसिंग, क्लास 12th में आप पढ़ोगे कर्व ट्रेसिंग, तो उसमें हम देखेंगे कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है इसका जो ग्राफ होता है या तो वो इस शेप का बनेगा या वो इस शेप का बनेगा या वो इस शेप का बनेगा और या तो वो इस शेप का बनेगा। अब इस शेप को बोलते हैं पैराबोला, इस शेप को बोलते हैं हम पैराबोला, तो इस शेप को आप बोल सकते हो पैराबोला। अब कैसे बना है ये क्लास 12th में आपको कर्व ट्रेसिंग के टाइम पे आपके टीचर या मैं भी अभी जब 12th की मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो कर्व ट्रेसिंग में आपको समझाऊंगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका ग्राफ पैराबोला कैसे बने। अब आपको हल्का सा याद रखना है कि जब कभी भी ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा तो याद रखना वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देख लो एक बार, पैराबोलिक शेप का होता है और ये 4 टाइप के पैराबोला बन सकते हैं। अब ग्राफिकली हमने ये देख लिया कि कर्व ट्रेसिंग में पैराबोलिक पार्ट पढ़ेंगे क्लास 12th में, पर जब तक हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर हम एक्स और वाई एक्सिस ऐसे करके बनाते हैं, हमने एक्स और वाई एक्सिस ऐसे करके बना दिया है। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने रहते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक कैसे पता करेंगे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, देखते हैं। जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पैराबोलिक कर्व है वो यू करके जा रहा है पास में। अब यू करके पास हो रहा है, ये केस 1 ले लेते हैं हम, ये केस हम 1 ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोलिक जो कर्व है वो ऐसे करके पास हो रहा है। आपको ये पैराबोलिक कर्व और ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि ये बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं इस इक्वेशन के। ये इसका कोई इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके इक्वेशन दे रखी होगी आपको और आपको ग्राफ दे रखा होगा, तो बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने। तो आपको क्या देखना है, सिर्फ
कि कितनी बार ये x को कट कर रहा है, कितनी बार ये x को कट कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन के होंगे। तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स कर रहा है तो इसके 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं टाइप 1 के, जिसमें 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे यू करके भी इक्वेशन हो सकती है, यहाँ पे भी 2 सॉल्यूशन हमारे हो गए। तो याद रखना सबसे टाइप 1 क्या है, जिसमें हमारे 2 बार वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो जितनी बार भी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो सॉल्यूशन क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे fx का फंक्शन है। fx का फंक्शन समझो, मतलब ये इक्वेशन जो है वो x के फंक्शन में चल रही है। x के फंक्शन में मतलब x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और x ही डिटरमाइन कर रहा है इसकी वैल्यू। तो जब हम x को पुट 0 कर देंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब fx को हम 0 पुट करते हैं तो सॉल्यूशन आता है उस इक्वेशन का। उस इक्वेशन का क्या आता है, सॉल्यूशन। तो fx को 0 पुट कर दूंगा तो इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। तो इसलिए ही जब भी x कट करेगा तो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता चलते हैं। तो ये बहुत इजी है कि जितनी बार वो x एक्सिस को कट करेगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ये टाइप 1 था जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 2 है। टाइप 1 है जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 2 है। अब टाइप 2 देखते, केस 2 देखते, मतलब अब केस 2 में एक x एक्सिस ये रही, y एक्सिस ये रही। अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे अगर हमारा जो पैराबोलिक पाथ था वो यू आया, यहां से टच करते हुए चलेंगे, या फिर वो यू करके यहां से टच करते हुए चलेंगे, तो इसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे 1, क्योंकि ये एक बार टच कर रहा है। या फिर अगर वो ऐसा ग्राफ रहा तो इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे कितने हो जाएंगे, 1। इसमें भी हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 1। तो अभी हमने देख लिया ज्योमेट्रिकली, हमने 2 टाइप केस देख लिए। इसमें एक में नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 थे और एक में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने थे, 1। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता रहना चाहिए कि कितनी बार वो कट कर रहा है, कितनी बार वो कट नहीं कर रहा है। तो हमने देखा कि इसमें केस 1 में 2 बार करा है कट और केस 2 में 2 बार करा है कट। अब केस 3 की बात करते हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 1 हो गए, क्योंकि एक बार कट करा है। तो जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होते हैं तो अब आप बोलोगे कि एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, दूसरा सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा। तो जब एक सॉल्यूशन ही होता है तो वो दोनों सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। वो दोनों सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे करके बता सकता हूं, जैसे x² - 9 आ गया, x² - 9 आ गया, तो इसका क्या हो सकता है, x - 3 है ना, और x + 3। तो इनमें अगर हम देखेंगे तो 2 अलग अलग सॉल्यूशन हमारे आ जाएंगे। x² - 3² आता है तो x - 3 x + 3, तो ये 2 सॉल्यूशन वाला हो गया। और जिसमें 1 सॉल्यूशन होता है उसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आपका रहेगा। तो हमने केस 1 देख लिया है, केस 2 देख लिया है। अब केस 3 की बात करते हैं ज्योमेट्रिक। तो केस 3 में अगर हम देखेंगे तो ऐसे अगर हम बनाएंगे और अगर हमारा पैराबोला ऐसे करके पास कर रहा है, यू करके पास कर रहा है, तो इसमें हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें हमारे कितने हैं, x को कितनी बार कट कर रहा है, 0 टाइम्स। x को कितनी बार कट कर रहा है, ये यहाँ पे अगर हम x लेंगे, यहाँ पे y लेंगे, तो x को ये कितनी बार कट कर रहा है, 0 टाइम्स। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 0। तो हमारा केस 3 ये है कि अगर x को ये एक भी बार कट नहीं कर रहा तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अभी केस 3 देख लिया, अब केस 4 भी देख लेते, लास्ट केस। अभी तक हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे थे, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, क्वाड्रेटिक। अगर अब हम क्यूबिक की बात करेंगे, केस 4 में हम एक अलग से क्यूबिक की बात कर लेते हैं। पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन दे देंगे वो नॉर्मल। अब जैसे हम क्यूबिक की बात करेंगे तो जैसे अगर ये यू करके यू जा रहा है, एक कर्व क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कैसे बता रहा हूं देख के, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती। ये जो कर्व है ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 सॉल्यूशन, तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक में एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन आएंगे, पर यहाँ पे हमने देखा है कि 3 सॉल्यूशन आए। तो केस 4 हम पढ़ रहे हैं जिसमें 3 सॉल्यूशंस है, और ये 3 सॉल्यूशंस हमको कैसे दिख रही, क्योंकि 3 बार कट कर रहा है। अब ऐसे में आपको 100 ऑफ एग्जांपल दे सकता हूं जिसमें ऐसे बहुत बार कट कर देगा, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने। पेपर में आपका एक्सरसाइज 1 देखोगे, ये एग्जांपल 1 देखोगे एनसीईआरटी में, तो वो ऐसा क्वेश्चन और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसमें आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो एक बार आप एक्सरसाइज 1
और एग्जाम्पल 1 करके आना और मेरे से डाउट पूछना। तो इसमें भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने सॉल्यूशन हो गए? 6 सॉल्यूशन हो गए। तो मैंने आपको आज चारों केसेस बता दिए और ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बता दिए। इसमें हम ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक इक्वेशन के होंगे अगर हमें उसका कर्व दे रखा होगा विद ग्राफ। अगर हमें ग्राफ के साथ कर्व दे रखा होगा तो हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके बता पाएंगे। तो हमने आज एक्सरसाइज 1 तो कंप्लीट कर लिए। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज 2 का रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, अब उसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ेंगे डेली हम एक एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली हम मैथ्स में फुल मार्क्स ला सकते हैं। 10th में मैथ्स में फुल मार्क्स लाना इजी है। 9 से बहुत ज्यादा इजी मैथ्स है इस बार 10th की, तो 10th की मैथ्स थोड़ी इजियर भी रहती है और मार्क्स लाना भी इजी रहता है। अब सेकंड एक्सरसाइज जो है उसमें हम दो टाइप के पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस मैंने पढ़ा है और उसका रिलेशनशिप उसके कोएफिशिएंट के साथ बनाया है, आप वो कैसे हम हेल्प से कैसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे जीरो लिख सकते हैं, तो वो इजीली रहेगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, द रिलेशनशिप ऑफ कोएफिशिएंट और उसके साथ उसके जीरोस का कोएफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।